हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी। और एसएसटी में आज हम लोग देखेंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर है, यानी कि अति लघु जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में खत्म करेंगे। तो ये जो हमारा इस पहले चैप्टर का पार्ट 1 की वीडियो होगी, यानी कि ये इसका पहला भाग होगा। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो शॉर्ट आंसर के अंदर पूछा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा तो वो होगा फ्रेडरिक सोरियू। क्या नाम है? फ्रेडरिक सोरियू ने बनाई। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस सन में बनाई, किस सन में बनाई, तो 1848 ईस्वी में बनाई। पहला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो उसका नाम है फ्रेडरिक सोरियू। फ्रेडरिक सोरियू ने बनाई। और अगर पूछा जाए कि कौन सी ईयर में बनाई, तो वो ईयर हो जाएगी अपनी 1848। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राजनीतिक एवं मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आने के क्या कारण थे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो राजनीतिक और मानसिक जगत में, यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में जो परिवर्तन आए, तो उस परिवर्तन आने के कारण क्या थे। तो उसका कारण था राष्ट्र राज्य का उदय। क्या हो गया था? राष्ट्र राज्य का वहां पे उदय हो गया था। तो इसलिए वहां पे राजनीतिक और मानसिक जगत में वहां पे क्या आए? भारी परिवर्तन आए। तो इसका कारण क्या था? राष्ट्र राज्य का उदय। ठीक है, एक एक लाइन के आंसर है, तो आप लोगों को बिल्कुल। और ये जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कैसे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको सभी करने हैं और साथ ही साथ याद करते हुए चलना है। थर्ड क्वेश्चन है, निरंकुश से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, निरंकुश से क्या तात्पर्य है। निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर अंकुश ना किया जा सके, जिस पर अंकुश ना किया जा सके। ठीक है, अंकुश का मतलब है कि उसको कंट्रोल ना कर सकें। ठीक है, अंकुश का मतलब कंट्रोल, निरंकुश का मतलब कि जिसे हम कंट्रोल ना कर सकें। तो निरंकुश के क्या तात्पर्य थे, यानी कि निरंकुश से क्या तात्पर्य है। तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, क्या कह रहा है? एक ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। यानी कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। ये अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि निरंकुश से क्या तात्पर्य है। तो निरंकुश का मतलब है कि जिस ऐसी सरकार जिस पर कोई कंट्रोल ना हो। तो ऐसी सरकार या फिर ऐसी शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। यानी ऐसी सरकार क्या करेगी? जनता के अनुकूल, यानी जनता के जो हित में जो कार्य है वो कार्य सरकार नहीं करेगी। ये अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें थी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा जो क्वेश्चन कह रहा है, कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पनादर्श, जिसे हम लोग कहते हैं यूटोपिया, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि उसके शब्दों का जो अर्थ है वो हमें बताना है। यूटोपिया या फिर इसका एक और नाम है कल्पनादर्श। तो कल्पनादर्श, यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो सुनिए, एक ऐसे समाज की कल्पना, क्या कह रहा है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि
उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे ही हम कल्पनादर्श कहते हैं। कल्पनादर्श, कल्पना का मतलब होता है हम किसी चीज का सोचना। कल्पना का मतलब क्या होता है? सोचना, जो हम लोग सोचते हैं, ठीक है। कल्पना दर्श यानी कि आदर्श, संधि विच्छेद किया तो कल्पना दर्श से क्या बनेगा? कल्पना प्लस आदर्श, यानी कि ऐसी सोच हमारी इस प्रकार का सोचें कि उसका साकार होना यानी कि उसका सच होना कैसा हो? असंभव हो। तो इसी को हम लोग कल्पनादर्श या फिर यूटोपिया कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो, जो इतना ऐसा हो कि इतना बढ़िया हो कि उसका साकार होना यानी कि उसका हकीकत में बन पाना, कि एक ऐसा ख्वाब हमारा कि उसका हकीकत में बन पाना बिल्कुल कैसा हो? असंभव हो, उसे ही हम लोग कल्पनादर्श कहते हैं। आई बात समझ में? अगला है जनमत संग्रह क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जनमत संग्रह क्या है। चलिए, तो जनमत, जन माने होता है, जन का मतलब होता है लोग, ठीक है। और मत का जो अर्थ है, मत का मतलब है कि लोगों का क्या? लोगों का मतदान यानी कि वोट देना। तो जनमत संग्रह क्या है? तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है। प्रत्यक्ष का मतलब है कि हम प्रत्यक्ष, और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है कि उसके सामने जाके, ठीक है। तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है, यानी कि सामने से हम लोग क्या करते हैं? मतदान करते हैं, यानी कि वोट देते हैं। मतदान का मतलब होता है वोट देना। तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए, यानी जनमत संग्रह के द्वारा क्या होता है कि जिसके जरिए एक क्षेत्र, क्या कह रहा है? एक क्षेत्र के सभी लोगों से, एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह का मतलब है कि एक ऐसा संग्रह होता है, एक ऐसा मतदान होता है जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि ये हमारा प्रस्ताव है, तो ये प्रस्ताव आपको कैसा लगा? अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, ठीक है। तो उसे अच्छा लगा तो इसे स्वीकार करो, और अगर बुरा लगा तो इसे अस्वीकार करो। अगर अच्छा लगता है हमें कोई चीज तो उसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, और हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो उसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो जनमत संग्रह का जो अर्थ है वो यही है कि एक ऐसा मतदान होता है कि ये प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए लोगों से ये पूछा जाता है कि आपको ये जो प्रस्ताव है, ये जो प्रपोजल है, एक्सपेक्ट करते हो आप इसे या फिर एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो इसी को हम लोग जनमत संग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य कब पूरा हुआ। क्वेश्चन है, इटली का राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य कब पूरा हुआ। तो ये हुआ 20 सितंबर 1870 को। इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 20 सितंबर 1870 को इटली का राष्ट्रीय एकीकरण का जो कार्य था वो संपन्न हुआ था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उदारवाद क्या है। तो उदारवाद क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, उदारवाद लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि उदारवाद को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लिबरलिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? लिबरलिज्म। तो शब्द का ये हिंदी रूपांतरण है। लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लीवर पर आधारित है, यानी कि ये जो लिबरलिज्म जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का है, ठीक है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, ठीक है। तो लिबरलिज्म का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। नए मध्य वर्गों के लिए क्या कह रहा है? नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था, नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी। इसका मतलब क्या था कि व्यक्ति के लिए क्या हो? आजादी हो, और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो। यानी कि लिबरलिज्म का जो मेन जो अर्थ था वो अर्थ क्या था कि सबके लिए स्वतंत्रता हो, और जो भी कानून हो, यानी कानून सबके लिए एक जैसा हो। तो लिबरलिज्म का अर्थ होता है स्वतंत्रता,
ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। ठीक है, और इसका अर्थ ये था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या हो, आजादी हो, कोई भी गुलामी की जिंदगी ना जिए और कानून सबके लिए एक जैसा हो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8वां, निर्जातीय शब्द का अर्थ बताइए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निर्जातीय जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो निर्जातीय शब्द का जो अर्थ है वो हमें बताना है। तो एक साझा नस्ली जनजातीय, क्या कह रहा है, एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम, क्या कह रहा है, एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसे ही हम लोग निर्जातीय शब्द, मतलब उसे ही हम लोग निर्जातीय कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक साझा नस्ली जनजातीय, एक सभी लोग ऐसी जनजाति जो नस्ल भेद का वो करे और एक साथ रहे, तो एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसे ही हम लोग निर्जातीय शब्द या निर्जातीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 1832 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किसने की। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1832 में यंग इटली की जो स्थापना की वो किसने की। तो इसका जवाब है मैथ्सनी ने। ठीक है, तो यंग इटली की स्थापना किसने की, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैथ्सनी ने 1832 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था। तो देखिए, तो जर्मेनिया जर्मन शब्द की रूपक थी, यानी कि उसके रूपक की बात की जाए, रूपक क्या था, तो वो है जर्मेनिया। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। आगे कह रहा है चासुच अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, यानी कि वो क्या करती है, जो बलूत वृक्ष जो है, बलूत वृक्ष के चासुच अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के, बबूल नहीं है, ये बलूत वृक्ष है, तो उसके पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। क्वेश्चन पूछा गया है वह किस बात का प्रतीक था, तो वह वीरता का प्रतीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है उसका रूपक क्या था, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, तो जर्मेनिया। ठीक है, क्या आ जाएगा, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक था। चासुच अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। और ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नारीवाद क्या था। लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा इस वीडियो का। तो यहां से आपके वेरी शॉर्ट आंसर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन है नारीवाद क्या था। तो स्त्री पुरुष को सामाजिक, क्या कह रहा है, स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। तो नारीवाद क्या है कि स्त्री पुरुष के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच, यानी कि समाज में और आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से नारी की क्या हो, समानता हो, और महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। तो इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। तो चैप्टर 1 यानी पहला जो चैप्टर है आपका, इसके जो शॉर्ट आंसर है, इसके शॉर्ट आंसर आपने कंप्लीट होते हैं। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।